फिजिक्स 10th क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ओनली इफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो किस किस बातों पर डिपेंड करता है बेटा? जब व्हेन प्रेशर इज सेम, प्रेशर पे कोई डिपेंडेंसी होती है, व्हेन दे आर मेजर्ड ऑफ सेम टाइम, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टाइम, ये ओम्स लॉ है बेटा, ये ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि भैया द पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? कांस्टेंट टेम्परेचर। और किस पे मेजर करता है? 20 डिग्री सेल्सियस, आपको पता ही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस हुज पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ग्राफ इज गिवन बिलो। ये आपको दे रखा है, तो आप जानते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में ग्राफ है। तो आप वी नो दैट R इक्वल्स टू V अपॉन I बाय ओम्स लॉ। अपन जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ से आप जानते हैं V इक्वल्स टू IR, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I। V कितना है बेटा? V कितना है? 3 के लिए देख लेते हैं, 3 अपॉन, पहले ही देख लो आप, 3 अपॉन 5। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 3 अपॉन 5। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें बेटा, इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपन जानते हैं ओम इंटू मीटर होती है, डायरेक्ट अपन जानते भी हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन। वी नो दैट R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? R अपॉन L। क्या बोलते हैं अपन? R अपॉन L। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? ओम। और एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर स्क्वायर, है ना। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसलिए ओम इंटू मीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है? तो अपन को जानते हैं बेटा उसके लिए कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए अमीटर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखें कि भाई ये आपको ये दे रखा है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है बेटा, कितना डिग्री बेटा? ये नॉर्मल से कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आप जानते हो, ये कितना दे रखा है बेटा? 50 डिग्री दे रखा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 50 डिग्री है तो इसमें ये पूछा गया है कि ये इंसिडेंट रे है आपका और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इनके बीच में एंगल पूछा बेटा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। तो इंसिडेंट रे कितना है एंगल? 50 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे 50 डिग्री होगा। क्यों होगा 50 डिग्री बेटा? वो इसलिए होगा क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अपन जानते हैं, उसके अंदर ये सेकंड लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है ये वाला, है ना। तो ये इन दोनों के बीच में एंगल, अगर ये 50 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा बेटा? 50 डिग्री होगा। तो कितना एंगल आ जाएगा? तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना है बेटा? 100 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? ये 100 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया बेटा? 100 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन of for a mirror is the ratio of size of the image to size of the object is denoted by m. Then magnitude of m is equal to तो वो कितना होता है बेटा? मैग्नीट्यूड जो होगा इसका वो अपन जानते ही हैं, फॉर्मूला अपन जानते ही हैं इसका, मैग्नीट्यूड f अपॉन f माइनस यू। ये हमें बताया जाता है कि भैया m बराबर हम जानते हैं मिरर के लिए hi अपॉन ho, मैग्निफिकेशन hi अपॉन ho जानते हैं, माइनस v अपॉन यू अपन जानते हैं, v अपॉन यू, और साथ में क्या जानते हैं? f अपॉन f माइनस यू। ये भी अपन को बताया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? 6, f अपॉन f माइनस यू। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, लाइट कौन सी वेव होती है बेटा? ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव और मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल हम जानते हैं, मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव हो नहीं सकती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए जो ये वेव्स होती हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और लाइट को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी, न कि मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट मस्ट बी गो फ्रॉम, कहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी बेटा? आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के लिए बेसिकली हम जानते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, वो शुड बी ग्रेटर देन, किससे बड़ा होना चाहिए बेटा? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमेशा कहाँ जानी चाहिए? डेंसर टू। और कंडीशन क्या होती है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के लिए? जो रे ऑफ लाइट जानी चाहिए वो डेंसर टू रेयरर मीडियम जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए बेटा? डेंसर टू रेयरर। इसके लिए कंडीशन रहती है। और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन दूसरी कंडीशन
कंडीशन क्या होती है बेटा, थीटा शुड बी ग्रेटर देन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया बेटा, कौन सा हो गया, द रेज मस्ट बी गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज ड्यू टू, क्या बता बेटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज ड्यू टू, भाई एकोमोडेशन, क्या होता है बेटा, एकोमोडेशन। ठीक है कि भाई एकोमोडेशन से क्या मतलब होता है बेटा कि भाई हमारी जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, जो उसको लेंस, जो हमारा आई का लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब उस कॉन्वेक्स लेंस को एडजस्ट कौन करता है, कौन करता है बेटा, स्लेरी मसल्स, जो हमारी आंखों में होती है स्लेरी मसल्स, जो वो क्या करती हैं, उसको एक तो होल्ड करके रखती है, दूसरा क्या, उसको बड़ा छोटा, लेंस को बड़ा और छोटा करने का काम कौन करता है, कौन करती है, स्लेरी मसल्स करती हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो एकोमोडेशन दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखें बेटा, क्या दे रखा है बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है बेटा, ए, एंगल ऑफ प्रिज्म अपने को कितना दे रखा है बेटा, ए, एंगल ऑफ प्रिज्म ए दे रखा है आपको, है ना। और इस पे भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है बेटा, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, 2 एंगल दे रखा है इस क्वेश्चन में कि भाई लाइट रेज फॉलिंग at an angle of incidence 2a on the first surface and return back to the same path after suffering reflecting at the silver surface। ये वाली जो surface है आपकी सेकंड वाली, वो क्या है, सिल्वर्ड है, ये क्या है, सिल्वर्ड है, सिल्वर्ड सरफेस है बेटा, कौन सी सरफेस है, सिल्वर्ड सरफेस है। ठीक है, तो अब इससे जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से वो आई थी। ये कितना एंगल होगा बेटा, फिर 90 डिग्री, क्योंकि उसी पाथ को फॉलो करता है जो सरफेस से 90 डिग्री बनाए। ठीक, अगर ये ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस ए होगा बेटा, कितना होगा, 90 माइनस ए। अगर ये 90 माइनस ए है तो आप ये देखोगे ये एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये ए हो जाएगा। तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, 2a दे रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है बेटा, 2a। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दे रखा है a। क्लियर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना दे रखा है बेटा, 2a। तो अपन जानते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से क्या जानते हैं बेटा अपन, स्नेल्स लॉ जानते हैं अपन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। रिफ्लेक्टिव साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, 2a, और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है बेटा, साइन ए। तो साइन 2a कितना होता है बेटा, वी नो दैट बाय टिक्नोमेट्री, टिक्नोमेट्री से अपन जानते हैं बेटा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, साइन ए से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2 कॉस है। आंसर कितना है बेटा, 2 कॉस है। क्लियर है, तो 10th का आंसर कितना हो गया बेटा, 2 कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द नंबर ऑफ सरफेस बाउंडेड बाय अ प्रिज्म, कितनी सरफेसेस होती हैं बेटा, एक तो ये प्रिज्म ऐसे होता है कि ये वाला एक सरफेस ये होती है, एक सरफेस ये होती है, और एक कौन सी होती है बेटा, ये वाली इधर वाली, और ये पीछे वाली, और ये बेस, है ना। तो कितनी होगी बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और नीचे वाली फिफ्थ। तो टोटल कितनी होती है प्रिज्म में बेटा, सरफेसेस 5 सरफेसेस होती हैं, है ना, प्रिज्म के अंदर। तो क्या आंसर क्या हो गया बेटा, 5, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन इसका, द 2 प्लेन मिरर जो होती हैं, 2 प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर, उनको पैरेलल रख रखा है बेटा अपन ने, पैरेलल रख रखा है। तो आप जानते हैं कि भाई, और ये दो एक दूसरे कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, L डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, L डिस्टेंस पर है ना। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन दैम, एक ऑब्जेक्ट को उसमें से रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट को उनके सेंटर में रखा दिया, एट अ डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम 1 मिरर, एक मिरर से L/3 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है बेटा, L/3 डिस्टेंस पर। ठीक है, बोथ मिरर फॉर्म्स मल्टीपल इमेजेस, दोनों जो इमेज जो है, दोनों मिरर जो है M1, इसको नाम दे लेते हैं अपन M1 और इसको नाम दे लेते हैं अपन M2। तो दोनों जो फॉर्म करती हैं, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 इमेजेस कैन नॉट बी, इन दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी नहीं हो सकती,
कि भाई ऑप्शन में दे देगा 3l/2, 12/3, 12। तो इसमें से कैसे करेंगे बेटा कि भाई पहली इमेज M1 में पहली इमेज जो बनेगी बेटा l/3 डिस्टेंस पर बनेगी, है ना। इसमें अगर ये l/3 है तो ये कितना होगा बेटा 2l/3 होगा। अगर ये 12/3 होगा तो इसमें फर्स्ट इमेज कि भाई इसमें फर्स्ट इमेज बनी है किसकी, पहले मिरर की फर्स्ट इमेज। इसमें आप देखोगे दूसरे मिरर की फर्स्ट इमेज, ठीक है। तो ये कितनी बार डिस्टेंस पर रखेगी बेटा, उतनी डिस्टेंस पर ही बनती है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है। तो 2 आपकी ये हो गई, ठीक है। तो 2 इमेजेस के बीच की डिस्टेंस देखो आपको कितनी आ रही है, l/3 + l/3, है ना। और देख लेते हैं इसमें भाई कितनी आ गई, इसमें 12 आ रहा है क्या इसके अंदर कि नहीं आ रहा। देखो 2 इमेजेस के बीच की डिस्टेंस देखो आप कि ये l/3 हो गया, ये l/3 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 12/3, 12/3 और 12/3 कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया 4l/3, 4l/3 और ये कितना हो गया बेटा 12/3, कितना हो गया बेटा, ये 2 इमेजेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 12/3, 12/3, 12/3 कितना हो गया बेटा, ये 6l/3, 6l/3 हो गया। तो बेटा ये कितनी आ गई बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 12 आ गई, कितनी आ गई 12 आ गई। इसका मतलब 12 तो आंसर हो नहीं सकता, सही है कि नहीं। अब और कौन सा हो सकता है, 12/3 हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है 12/3। कि भाई 12/3 कैसे होगी, अगली 2 इमेजेस निकाल के देख लो आप कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, अब ये इमेज कैसे ट्रीट करेगी, ये इमेज ट्रीट करेगी किसके लिए, इस मिरर के लिए, क्या एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी। तो 12/3, 12/3 कितना हो गया, ये 4l/3 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 4l/3, ये कितना हो गया 5l/3, 5l/3 हो गया। तो ये कितना हो गया 6l/3, है ना। तो इसके लिए जो इमेज बनेगी, इसके लिए जो ये वाला ये ऑब्जेक्ट है ना, ये इमेज सेकंड इमेज किसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कितनी डिस्टेंस पर हो गया, ये 12/3, 4l/3, 5l/3 हो गया, ये 5l/3, 6l/3, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा 12/3, ये 6l/3 हो गया इसके लिए। क्लियर है कि नहीं है। तो ये चीज़ इधर भी ये ऑब्जेक्ट इसी तरह से क्रिएट करेगा, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी ना बेटा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन ये नहीं हो सकता। इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, ये इसके लिए क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। ये वाली जो बीच की इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी बेटा, ये नहीं हो सकती। कौन सी वाली नहीं हो सकती, 3l/2, बाकी 12 हो सकती है, 12/3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12/3 आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 10th के जीनियस के पेपर का। तो सबसे पहले आपके सामने सवाल है, A solution react with crushed eggshells to give in a gas that turns lime water milky। तो जैसे ये सवाल हम पढ़ते हैं, हमारी सबसे पहले नजर जाती है उस लाइन पे, लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की, ये काम तो सिर्फ एक ही गैस कर सकती है, और वो कौन सी है, CO2। क्योंकि ये स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके उसे कैल्शियम कार्बोनेट में बदलती है, जिसका कलर जो है वो मिल्की वाइट होता है। यानी कि यहां से जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है बच्चों, CO2 गैस है। और क्रस्ट एग शेल, अब क्रस्ट एग शेल यानी जो एग है उसके ऊपर की जो कोटिंग है वो किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो सवाल ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन किस चीज के साथ करवाई जाए कि वो CO2 गैस को प्रोड्यूस कर दे। सो इट्स वेरी सिंपल कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक नेचर का होता है, और किसी बेस के साथ अगर एसिड की रिएक्शन करवाएं तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेगी कि कैल्शियम कार्बोनेट ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड और वाटर को प्रोड्यूस करेगा। सो द राइट आंसर इज एन एसिड। अब हो सकता है कि H2SO4 हो सकता है कि नाइट्रिक एसिड हो सकता है कोई और एसिड हो, लेकिन अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक साल्ट है, ये साल्ट है और ये भी साल्ट है। सिर्फ यही ऑप्शन सेकंड है जिसमें कि एक एसिड है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ वी शैल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सवाल में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। केमिकल चेंजेस नेवर बी रिवर्सिबल। बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे आप देखिए एक शब्द यूज किया गया है नेवर, और ऐसा नहीं है। केमिकल चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो रिवर्सिबल होती हैं।
तो ये नेवर वर्ड अगर हटा के अगर यहां जनरली अगर यूजुअली लिखा होता तो हम मान सकते थे कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन नेवर की वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, यस ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है सेकंड, यानी कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। और फिर भी देख लेते हैं कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो गलत है वो किस वजह से है। न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, तो भाई साहब ये बात गलत है, क्योंकि नए केमिकल्स का निर्माण जो है वो केमिकल चेंज के दौरान ही होता है। केमिकल चेंजेस आर टेम्पररी, नो दे आर परमानेंट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। Now move to the next question. Oxidation number of carbon in C3O2, यानी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो बच्चों किसका निकालना है? कार्बन का। तो माना कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों? X। कितने X हैं यहाँ पर? ध्यान से देखिए 3X। प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है बच्चों? -2। कितनी बार है ऑक्सीजन यहाँ पे? 2 बार। कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं। ये फॉर्मूला मैंने किस बेसिस पे डिजाइन किया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक रूल होता है बच्चों कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। चार्ज नहीं है तो मैं 0 ले लेता हूं। इस हिसाब से मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड करता हूं। सो इट विल बी 3x - 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बी -4 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3 and 1.33, or I can say that 1.34, which is very near to 1.33 is correct answer. Now move to the next question. Impurities present in the ore is known as, बच्चों ये हमारे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जो इम्प्योरिटीज हैं केमिकल्स ओर में जो प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? हम उनको गैंग के नाम से जानते हैं। So the right answer is first option, gang is the correct answer. Now move to the next question. A substance which oxidize itself and reduce other is known as reducing agent. So the second answer is correct. Let's move to the next question. Gypsum and plaster of Paris, water of crystallization इनमें कितना होता है? तो अगर हम बात करें जिप्सम के फॉर्मूले की, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जबकि अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहां पर आप देखिए ये जो वाटर है, इसी वाटर को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टल। ये वाटर जो है वो क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। आप देख सकते हैं यहां पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि यहां पे हाफ है। हालांकि हाफ लिखने का उद्देश्य यहां पर यह है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वैसे कैल्शियम सल्फेट जो है वो एक क्रिस्टल बनाता है, सो मॉलिक्यूल कहना सही नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज जिप्सम में 2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ। सो द ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। सो जिप्सम कंटेन्स 2 and plaster of Paris contain half. Move to the next question. Corrosion of copper give rise a green coating on its which is, so kids it is known as basic copper carbonate. कॉपर जो होता है वो हवा में प्रेजेंट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उनके साथ रिएक्शन करके एक ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला यही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिनेबार इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो बच्चों सिनेबार इज नोन एज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरी सल्फाइड. ये सल्फाइड ओर है बच्चों, और ये मर्क्यूरी का सल्फाइड है. इट इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी चैप्टर 3 metals and non-metals. An alloy which does not contain copper is bronze, brass, German silver. These all three contains copper. Only the magnesium do not contain copper. What is formed when chlorine gas passes through dry slag lime? Dry slag lime यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हमने क्लोरीन गैस को फ्लो करवाया बच्चों, तो इससे ये चीज बनेगी CaOCl2 प्लस H2O. आप चेक करिए यहां पर CaOCl2 इज आल्सो नोन एज
bleaching powder, calcium oxachloride. So the option number 3 is correct. Move to the next question. Which of the following is a strong base? So we know very well that the hydroxides of alkali metals are very strong base. So here if you look out these options, we found that potassium hydroxide is a strong base because potassium is an alkali metal, group number 1. Move to the next question. This is a reaction NaCl and AgNO3 in the aqueous medium and they are just exchanging their ions. आप ध्यान से देखिए, sodium is replacing silver and silver is replacing sodium. So it is this reaction is also known as double displacement reaction, ion exchange reaction. इसको मेटाथीसिस के नाम से भी जाना जाता है. हाँ, आप इसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट देखने को मिलता है. 10th क्लास बायो. द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन. पहले तो अंडरलाइन करते हैं स्लो डाउन वर्ड को. रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर. इस लाइन को पढ़ते ही आपको एक माइंड में एक पहले से पॉइंट आ गया होगा कि किसके बारे में बात कर रहा होगा ये. प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मैच्योर. दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड. तो इसका आंसर सबने सही करा हुआ. क्या आएगा? सेकंड, प्यूबर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डज नॉट अकर इन बॉय ड्यूरिंग टीनेज. पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. बिगिंस टू हैव थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस. आने स्टार्ट हो जाते हैं, ये तो सही है. आंसर बोलना है अपन को डज नॉट. सेकंड, वॉइस बिगिन टू क्रैक, होने लग जाती है, ये भी सही है. डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, इसको होल्ड ऑन करते हैं. पेनिस ओकेजनली बिगिन टू बिकम एन एनलार्ज एंड इरेक्ट, ये भी सही है. क्वेश्चन द्वारा पढ़ो. विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डज नॉट अकर. 3 ऑप्शन सही हैं, जो बाकी बचा वही क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स. ये तो स्टार्ट हो ही जाता है पहले से ही. नेक्स्ट, द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स. एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा? फीमेल होगा. मेल क्या रिलीज करेगा? गैमीट. और फीमेल भी क्या रिलीज करेगा? गैमीट. दोनों का फ्यूजन होकर क्या बनाएगा वो? ज़ाइगोट. तो पहला पॉइंट देखते हैं. द जर्म सेल फॉर्म इंडिविजुअल हैव टू जॉइन टुगेदर. दोनों ही ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी. सेकंड, फर्टिलाइजेशन अगर विच रिजल्ट टू फॉर्म ज़ाइगोट, ये भी सही है. तो दोनों ऑप्शन सही है. तो आंसर अपना क्या जाएगा? थर्ड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. सबसे पहले अंडरलाइन करो करेक्ट को. अगला क्या है? ह्यूमन को. द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल, गैमीट की बात कर रहा है, बिटवीन 2 पीपल डज नॉट नीड स्पेशल ऑर्गन. मेल लो. मेल में क्या यूज करते हैं? पेनिस. फीमेल क्या यूज होता है? वजाइना यूज करते हैं दोनों. तो ये तो गलत हो जाएगा आपका. करेक्ट पूछा है उसने. द बेबी इज कैरिड इन दी मदर्स बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड. कितना? 9 मंथ. सही बात है ये तो. द ब्रेस्ट नीड टू मैच्योर एकोमोडेट ब्रेस्ट फीड पॉसिबिलिटीज. बिल्कुल सही है ये. और इसका अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो प्रोलैक्टिन मिल्क का क्या कराएगा? प्रोडक्शन. और दूसरा हार्मोन ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, दोनों ही क्या कराएंगे? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट. इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना. तो ये भी पॉइंट सही है आपका. द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट अकर इन यूट्रस. नहीं, गलत. कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब. तो आपका सेकंड और थर्ड सही है. तो ऑप्शन क्या जाएगा? सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेंटल कैरीज कैजुअल ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ. डेंटल मतलब रिलेटेड टीथ की बात कर रहा है वो. एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका. आउटर मोस्ट को क्या बोलते हैं? इनेमल. और उसके जस्ट नीचे क्या बोलते हैं? डेंटाइन. और इनेमल ही क्या होता है? सबसे हार्ड पार्ट. अब यहाँ पे आपको जो नोट, जो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है वो क्या है? जब आप फूड खाते हो तो वही फूड पार्टिकल स्टक हो जाता है आपके दांत के बीच में. मान लो इस तरीके से आपका फूड कहीं स्टक हो गया. प्लस आपके माउथ में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया. वही बैक्टीरिया इन फूड से क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा. प्लस एक वेस्ट निकलेगा, उस वेस्ट को अपन क्या बोलते हैं? एसिड. इसी एसिड की वजह से ये वाले जो पार्ट हैं वो डिग्रेड होने लगते हैं, या फिर क्या बोल रहा है वो? ग्रेजुअल क्या होने लगते हैं? सॉफ्टनिंग. और कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस. ये आप ध्यान रख लेना इस चीज़ को.
तो कौन कौन से दो पार्ट में होगा, इनेबल और डेंटेन, तो आंसर क्या आ जाएगा सेकंड। हाउ मेनी स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? पहला, कार्निवोरस हैव शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही है। तो हर्बीवोरस हैव लॉन्ग, क्यों? क्योंकि वो क्या खाते हैं, प्लांट वगैरह जिसके पास क्या होती है, जिसमें क्या होती है सेल्यूलोज, जिनको डाइजेस्ट करना थोड़ा क्या होता है मुश्किल। स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट द साइट ऑफ, नॉट, गलत, यस साइट होती है बच्चे वो, ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो कितने सही हो गए, 3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट, द एंजाइम प्रेजेंट इन डैश फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज। प्रोटीन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में। और आपका फैट किस में हो जाएगा, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। कौन करेगा इन दी एंड फाइनली, इंटेस्टिनल जूस। तो आंसर क्या जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट, द एब्जॉर्ब फूड विच रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट, द एब्जॉर्ब फूड विच रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी वेयर इट, क्या यूज कर सकते हैं। देखो आप फूड खाते हो, उन दोनों की डेस्टिनी क्या होती है, सेल। किससे होता हुआ जाएगा वो, ब्लड वेसल से। यूज क्या करेगा सेल, उसको किसी भी प्रोसेस के लिए यूज कर सकता है। पहला पॉइंट, यूटिलाइजिंग फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से वो क्या बना लेगा, एनर्जी, ये भी सही है। रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, रिपेयर, ये भी सही है, रिपेयरिंग के लिए भी यूज कर सकता है। खाने में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इन्हीं से रिपेयर कर लेगा। बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, प्लांट सेल चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग दी, इसमें आप ऑस्मोसिस पॉइंट भी यूज कर सकते हो। कैसे, अगर पानी अंदर गया तो ये क्या हो जाएगा, स्वेलअप, तो साइज चेंज हो जाएगा। पानी अगर बाहर गया तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक, और दोनों में शेप इसकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ क्या मैटर करेगा, वाटर। ऑक्सीजन क्या है, ये तो एक हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लांट यूज मीन टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, सेल टू सेल। एनसीईआरटी पेज नंबर 120 पे दे रखा है, इसको ध्यान रखना। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। प्लांट कम्युनिकेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन के लिए वर्ड क्या आ सकता है, केमिकल। लेकिन ये पॉइंट पे ध्यान रखना कि इनके पास स्पेशल सेल या टिश्यू नहीं होता। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन, न्यूरॉन किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल में। तो एक तो वर्ड केमिकल ढूंढना है, केमिकल ये रहा, और इसमें भी आ रहा है। हार्मोन भी बिल्कुल सही है। एक थर्ड ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल केमिकल, बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल किससे इंपॉर्टेंट रिलेट कर रहा है वो, आयंस की मदद से। सेल टू सेल आयंस होंगे ना, प्लस नेगेटिव, उनसे भी कम्युनिकेट करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टेंडल की स्टोरी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टेंडल की क्या होती है, ग्रोथ। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल, ऑक्सिन। किस तरीके से, मान लो ये एक टेंडल है, इसी के साइड में एक ऑब्जेक्ट होगा, तो टेंडल इसके ऊपर एनसर्कल करने को रखेगा इस तरीके से। ये है क्या, सपोर्ट। सपोर्ट के लिए कैसा होगा, सेंसिटिव। शायद ये ऑप्शन दे रखा है, टेंडल आर इनसेंसिटिव, और उसने क्या पूछा, इनकरेक्ट। तो शायद यही आपका आंसर होगा, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे किसका प्रोडक्शन होगा, ऑक्सीजन का। और जैसे ही सपोर्ट के लिए सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, कर्ल। प्लस दूसरा पॉइंट, ये जो इसके कांटेक्ट में है, यहाँ पे लेस सिक्रीशन होगा, और जो इसके दूर में है, और जो इसके दूर है, यहाँ पे कैसा सिक्रीशन होगा, मोर, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कर्ल शेप पा लेता है इस तरीके से। तो पॉइंट क्या ध्यान रखना है, सेंसिटिव भी होता है। तो प्लांट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई स्लोली बाय गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन इस तरीके से जा रहा है वो। सेकेंड, द पार्ट ऑफ टेंडल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के ये वाला पोर्शन। डज नॉट ग्रो एज रैपिडली, ये वाला नहीं करेगा इतनी तेजी से ग्रो। कौन सा करेगा, एज द पार्ट ऑफ टेंडल अवे, ये वाला जो दूर है ना, ये ग्रो करेगा तेजी से, तभी वो क्या कर पाएगा, कर्ल इसको। तो ये भी सही है, ये भी सही है।
टेंडल्स आर इनसेंसिटिव, नहीं सेंसिटिव होते हैं टच के, तभी तो उसके बाद जाएगा वो। द पी प्लांट क्लाइम अप अदर प्लांट और फेंसेस बाय मीन ऑफ टेंडल, बिल्कुल सही है ये भी। तो आंसर क्या आएगा अपना थर्ड। क्यों? क्योंकि उसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, मोर कॉमनली प्लांट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई स्लोली ब्राइंग गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये किसकी बात कर रहे हैं? टेंडल वाला एग्जाम्पल, ये पेज नंबर 120 पे गिवन है, आप देख लेना इसको। दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, बिल्कुल सही। कैसा दिखेगा आपको? प्लांट इज मूविंग, तो दोनों सही, तो इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। हेलो बच्चों, क्लास 10th में जो अपना जीनियस का पेपर हुआ था, ठीक है, ऑल इंडिया जीनियस का जो पेपर हुआ था, जो क्लास 10th में अपना मैथ्स का क्वेश्चन था, अपन उसको सॉल्यूशन करेंगे, है ना। जो 12 क्वेश्चन है अपने पास, उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं और आंसर देख लेते हैं। आप लोग मैच कर लेना आंसर अपना, ठीक है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि मैथ्स से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि जो फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, 1 + 1/2, 1 + 1/2, ठीक है। तो 1 + 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बताओ आप लोग? 1 + 1/2 को लिख सकते हैं 2 × 1 = 2 and +1 3/2, ठीक है, इंटू 3 × 1 = 3। इस टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 × 1 = 3 और +1 4/3, है ना। इन द सेम वे 5/4, ओके, डॉट 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या है? 2007 + 1 2008 अपॉन 2007। आप क्या देख पा रहे हो? देखो, फर्स्ट फ्रैक्शन का नोमिनेटर सेकंड के डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? तो यहाँ भी कोई फ्रैक्शन होगा 2007 जो कि इससे कैंसिल आउट होगा। तो आपके सामने बच क्या रहा है बेटा? नोमिनेटर बच रहा है 2008 एंड डिनोमिनेटर बच रहा है 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, है ना, 2008/2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपके पास कि इफ द ईच ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन Lx² + mx + n, mx² + nx + l and nx² + lx + m are perfect square, then L + m/n is equal to, ठीक है बेटा। तो आप देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, इट मीन्स क्या होना चाहिए कि उसका जो d है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। और आपको पता है d निकालने का फॉर्मूला आप सभी को, d = क्या होता है? b² - 4ac। तो d यानी कि b² - 4ac = 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में बात करें तो अपन लिख सकते हैं क्या बताओ? m², है ना, b² = 4ln, ठीक है। और इस तरह अपन n² की बात करें, n² = क्या होगा? 4lm, ओके। एंड l² की बात की जाए, l² = क्या होना चाहिए बताइए? l² = होगा 4mn, ठीक है। अपने पास L + m/n यानी इसकी वैल्यू चाहिए। तो L + m कहाँ से आएगा बताओ? L + m या m + m? इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लेते हैं अपन, इसको सेकंड लेट कर लो और इसको थर्ड लेट कर लो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट माइनस थर्ड कर लें, यानी कि m² - l² कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, इनमें से अगर मैं 4n कॉमन कर लूँ तो क्या आएगा बताओ? 4n कॉमन कर लो तो क्या आएगा? L - m। इसको a² - b² के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यानी कि m + l इंटू m - l इज इक्वल टू, यहाँ से अपन माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो -4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m - l। m - l से m - l कैंसिल, m + l की वैल्यू कितनी आ गई? -4n। यानी L + m की जगह पर लिख सकते हैं क्या बताओ यहाँ पर? -4n अपॉन n, n से n कैंसिल। आपका इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था? -4, जो किसके इक्वल आ जाएगा? नन ऑफ दिस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपने पास -4 तो है नहीं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² - b² × x² + b² - c² × x + c² - a², है ना, इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। हैज़ इक्वल रूट्स तभी होंगे जब इसकी d = 0 होगी। आपको पता है x निकालने का फॉर्मूला क्या है? x = क्या होता है? -b + √d, ओके, अपॉन 2a। तो अगर बेटा मैं इसको 0 के इक्वल कर दूं तो जो अपने दोनों रूट्स आएंगे वो -b/2a एंड -b/2a होंगे, है ना। क्लियर कर रहा है? तो कह रहा है कि इसके रूट्स अगर इक्वल हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। रूट्स इक्वल तभी होंगे
जब d इज इक्वल टू क्या होगा, कंडीशन 0, यानी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. इट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. यानी लिख सकते हैं क्या अपन, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यानी 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो इसको अपन ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 ए टू द पावर 4. ठीक है, ओके. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है, सभी को इधर लेके आते हैं अपन, है ना. इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आप देखिए 4 ए टू द पावर 4. ठीक है, इसको इधर लेके आए, इस टर्म को इधर लेके आए, प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4. ठीक है, ओके. बाकी को इधर लेके आओ तो 4, यहाँ पर देखो माइनस का 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और इधर भी क्या है माइनस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर. तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा क्या, क्योंकि इस इधर और इधर दोनों को आप इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ठीक है, अब इसकी बारी आ गई माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, और माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देखो 2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर. ठीक है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे बी टू द पावर 4, सी स्क्वायर का होल स्क्वायर सी टू द पावर 4, है ना. फिर क्या होता है 2 ए बी, ओके, फिर 2 बी सी, फिर 2 सी. वापस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगा. ओके, इट मीन्स बोला जा सकता है क्या 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाई अपन बोल सकते हैं 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो अपने पास जो आंसर होगा 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सेकेंड इज द राइट ऑप्शन. ओके, थोड़े से ये क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है, बट आप थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच इसमें यूज करते तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना. 2 एपीज इज 3n माइनस 13 एंड 5n प्लस 21. देन द रेशियो ऑफ 24th टर्म. ओके, 24th टर्म क्या है, 24th टर्म कहने का मतलब है a प्लस 23d. ये होता है ना t24 इज इक्वल टू a प्लस 23d. अपने को इसकी वैल्यू चाहिए. ओके, लेट सपोज ये 2 एपीज है, तो दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों डिफरेंट होंगे. तो अपन मान लेते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं एपी फर्स्ट और एपी सेकंड. ठीक है, एपी फर्स्ट के फर्स्ट टर्म को हम a1 ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को d1 ले लेते हैं, और सम ऑफ n टर्म को s1 ले लेते हैं. ठीक है, इधर AP2 की बात करें तो इसके फर्स्ट टर्म को A2 ले लेते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को D2 ले लेते हैं. ठीक है, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए T24th टर्म चाहिए. ओके, तो चलिए हम सम ऑफ n टर्म की बात कर लेते हैं. तो Sn, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, Sn इज इक्वल टू क्या होगा बताओ. यहाँ से आप इसको ऐसे देख लो. ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ. Sn इज इक्वल टू n/2 n/2. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a, तो a1. मैं इसकी सम की बात करता हूँ, 2a1 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस d1. ओके, और अगर मैं इस AP के सम ऑफ n टर्म की बात करूँ तो n/2. ओके, 2a2 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस d2, जो कि गिवन है अपने पास. गिवन क्या है अपने पास, गिवन क्या है 3n माइनस 13 अपॉन 5n प्लस 21.
ओके, ये सम ऑफ n टर्म का हमने रेशियो ले लिया यहाँ से, n/2 से ये n/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, अपने को क्या चाहिए, a + 23d इसकी वैल्यू चाहिए, ओके। हम क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखोगे आप लोग, कॉमन करते हैं यहाँ से, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ, तो a1 + n-1/2 इंटू d1 कंपेयर करेंगे अपन, ठीक है। a2 + n-1/2 इंटू d2 इज इक्वल टू 3n - 13/5n + 21, ओके। अब देखो यहाँ से कंपेयर कर लो आप, हमें T24 टर्म का रेशियो चाहिए। T24 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + 23d, यानी इस टर्म के साथ ये जो आपके सामने है, देखो यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ देखो ये जो आपके सामने गिवन है, यहाँ पर 23 होना चाहिए क्या, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 23 होना चाहिए था। तो अगर ये 23 होता तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो n की वैल्यू अगर अपन 47 रखें तो 47 - 1 46/2 करेंगे तो 43 आ जाएगा। n की वैल्यू अगर 47 रखेंगे तो 47 - 1 46/2 23, यानी कि अपन बोला जा सकता है यहाँ पर, थोड़ा साइड में आप देख लो, n - 1/2 इज इक्वल टू 23, यहाँ पर देखिए 23 है ना, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 × 2 46 + 1 यानी कि 47, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 47। अगर n की वैल्यू बेटा अपन 47 यहाँ रखते हैं, तभी तो ये a1 + 23d1 एंड a2 + 23d2 आ जाएगा जो अपने को चाहिए। तो हमें n की जगह क्या रख देंगे, 47, n की जगह यहाँ भी क्या रख देंगे, 47, तो अपना रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो 47 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 47 × 3 करेंगे तो 40 दिया 120 एंड 7 तरीके 141 - 13 कितना हो जाएगा, 141 - 13 कितना हो जाएगा अपने पास, 141, ठीक है। -13 करना है ना अपने को, कितना हो जाएगा 128, ठीक है। ये 128 अपॉन, यहाँ देखिए अगर 47 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 235 + 21 कितना हो जाएगा, 256, 256 कट के कैंसिल कितना हुआ, 1/2, तो 1/2 इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके जीनियस पेपर में आए हैं, तो ऑब्वियसली अच्छे क्वेश्चंस होंगे और आप लोग भी अच्छे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, sin to the power 4 थीटा माइनस cos to the power 4 थीटा इज इक्वल टू के, देन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो अपन लिख सकते हैं sin to the power 4 थीटा को अपन लिख सकते हैं क्या बताओ, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ना, माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, k to the power 4, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म आ गया, यानी अपन लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके, इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k to the power 4, ओके। इसकी वैल्यू आपको क्या है पता है, आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू k to the power 4, देन k to the power 4 इज द राइट आंसर, ओके। एन एरोप्लेन एट द, देखिए यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट्स ऑन द 2 बैंक्स ऑफ अ रिवर, ठीक है, टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, द विड्थ ऑफ द रिवर इज, ओके। देखिए यहाँ पर एक प्लेन जो है बेटा वो 300 हाइट पे उड़ रही है ना, और वो क्या देख रही है कि किसी रिवर के दोनों अपोजिट बैंक को एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है कितना डिग्री, तो एक तरफ हो रहा है 60 डिग्री और दूसरी तरफ हो रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। देखिए बेटा ये 45 है तो ये भी एंगल 45 होना चाहिए, अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री, ओके।
अब ध्यान देखिए 45 के सामने अगर 300 मीटर है तो इस 45 के सामने यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 300 मीटर। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री सामने 300 है, तो 30 के सामने क्या होगा अपॉन 300 रूट 3, यानी 300 अपॉन रूट 3। ओके, कैंसिल होके ये क्या बन जाएगा 100 रूट 3 मीटर। ओके, तो अपने को विड्थ ऑफ द रिवर चाहिए, यानी कि सम ऑफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 और ये कितना हो जाएगा 300 बटे 100 रूट 3, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास विड्थ ऑफ द रिवर 300 प्लस 100 रूट 3, है ना। तो 300 प्लस 100 रूट 3 मीटर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल हुज सेंट्रॉइड इज 1 and 4, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि इस क्वेश्चन के सेंट्रॉइड आपके पास गिवन है, ठीक है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 1 and 4, ओके। और 2 पॉइंट्स दे रखा है 4, -8, 4, -8, ओके, एंड -9, 7। अब देखिए यहाँ पर सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी, ये सेंट्रॉइड है बेटा। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जी मान लेते हैं। तो अपन दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि अपने को कोऑर्डिनेट ए फाइंड कर लेते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता है अपने को x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3, ठीक है। तो अपन इसे ए कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ए कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद हम ट्रायंगल के फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पर आपको पता है कि अगर इस पॉइंट से मैंने इसको मैच कर दिया तो सेंट्रॉइड है, ठीक है। ये तीनों एरिया क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लूँ, है ना, तो मुझे कोऑर्डिनेट ए की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सिंपल मुझे इस ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड कर लिया हमने तो हम उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा 3 × अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 मॉड, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं x1 यानी 1 × y2 - y1, है ना। तो -8 -7 -15, ओके, प्लस, ठीक है। फिर हमने x2 यानी 4 × x2 y3 - y1 यानी 7 -4 कितना हो गया 3, ओके, प्लस -9 यानी x3 × y1 - y2 तो कितना हो गया अपने पास 4 -8 -12, 4 -8 +12 हो जाएगा +12, ठीक है। ये अपने पास है मॉड बंद, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 3/2 मॉड करने से -15 +12 और ये कितना हो जाएगा -108, ठीक है। तो बाहर क्या आएगा बेटा 111 आ जाएगा। यहाँ से -3 और -11 108, तो 3/2 × 111 यानी बेटा आएगा 333/2 इज इक्वल टू 166.5। 166.5 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग। एक बार आप इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए। 166.5 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहे कि ABC is an equilateral triangle of side 6 cm if a circle of radius 1 cm is moving inside and along the sides, है ना, of the triangle, then locus of the center of the circle is an equilateral triangle inside, ठीक है, of side। तो उस साइड का लेंथ अपने को चाहिए। अब देखो आप इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कह रहे कि एक मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर और इस ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है कि ABC द लोकस ऑफ द सेंटर, है ना, सर्कल इज एन इक्विलेटरल 1 सेंटीमीटर इज मूविंग इनसाइड इट। तो मैंने 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है इसके चारों तरफ ऐसे मूव कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे ये मूव करेगा कहीं, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। तो इसका जो यहाँ से लेकर अपने पास ये जो सेंटर का लोकस है ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है ऐसे।
तो आपसे पूछ रहा है कि इस अंदर वाले ट्रायंगल की साइड क्या होगी। अब ये दूसरे डायग्राम में देखिए आराम से आप लोग, है ना, क्वेश्चन तो समझ लिए होंगे आप लोग। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर ये, अब इनके बीच की डिस्टेंस ये कितना दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है ना। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1। बाहर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 दे रखी है, अपने अंदर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड चाहिए जिसका लेंथ हमने a मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो आप लोग, ये अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सेंटर इन सर्कल के दोनों इन रेडियस के डिफरेंस को अगर मैं 1 इक्वल कर दूं तो अपना अंदर वाला साइड आ जाएगा। तो देखिए बाहर वाला ट्रायंगल कितना है जिसकी साइड 6 है, तो इसका इन रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, 6/2√3। ओके, से माइनस कर देता हूँ मैं किसके, इसके इन रेडियस। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, a/2√3, जिसकी साइड को हमने a मान लिया, और दोनों के डिफरेंस कितना है, 1 है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ये कितना दे रखा है, 1। 2√3 को उधर लेके जाइए, यानी 6 - a = 2√3। a को उधर लेके आइए, a = क्या हो जाएगा, 6 - 2√3। तो a इज़ द राइट, ये आपका ऑप्शन जो कि है 6 - 2√3, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, टेक्निकल है, तो आप लोग इस तरीके से सोच सकते थे, ठीक है। हालांकि इसको बहुत तरीके से सोचा जा सकता है, लेकिन ये जो है आपका ईजीएस्ट वे है, आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन, इसमें आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि D इज़ द मिड पॉइंट, D इज़ द मिड पॉइंट, D यहाँ पर आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, आपको पता है ये थ्योरम, एंगल बाई सेक्टर का थ्योरम। अगर ये एंगल बाई सेक्टर बेटा A, B, C एंड D, तो अपन लिख सकते हैं ना AB/AC = BD/DC या CD, जो भी बोलो, ये एंगल बाई सेक्टर का थ्योरम है। तो इस थ्योरम का यूज करते हुए हमें क्या चाहिए बताइए, हमें किसका रेशियो चाहिए, हमें DU = BD का रेशियो चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं DU = BD। तो देखिए DU = BD, अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर होते हैं AB/AC, क्योंकि ये जो AU है ये एंगल बाई सेक्टर है। AB/AC = क्या लिख सकते हैं बताइए, AB/AC = लिख सकते हैं BU/UC, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, BD और DU, यानी DU और BD का रेशियो, ठीक है। तो अपन AB/AC = हम B से U को क्या लिख सकते हैं, BD + DU अपॉन UC को क्या लिख सकते हैं बताइए, UC को लिख सकते हैं क्या अपने पास, U से C तक के लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, CD - UC, यानी कि C से D तक से अगर हम माइनस कर दें D से U को, तो UC अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं CD - DU, ठीक है। अच्छा, CD को हम BD भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि D इज़ द मिड पॉइंट। तो अगले स्टेप में आप आइए यहाँ पर, AB/AC = CD को हम क्या लिख सकते हैं, BD। तो आप क्या देख पा रहे हैं, BD + DU अपॉन BD - DU, है ना। अगर आप यहाँ पे C एंड D यूज करते हैं, यानी सेम चीज़ को ऐड एंड सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, है ना, तो यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा, जो आपको चाहिए वही आएगा। जैसे अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर मैं इस पॉइंट को आगे इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं क्या, AB + AC अपॉन AB - AC = बेटा अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो DU से DU कैंसिल होगा, तो 2BD आएगा, 2BD अपॉन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2DU आएगा, 2DU। 2 से 2 कैंसिल, अपने को क्या चाहिए, DU = BD चाहिए, DU = BD चाहिए, ना कि
बी डी इज टू डी यू चाहिए, ठीक है। तो आप इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या आएगा बताओ, इसको रिवर्स करेंगे तो ए बी माइनस ए सी अपॉन ए बी प्लस ए सी, यानी बोला जा सकता है ना कि डी यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी अपॉन ए बी प्लस ए सी। गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो कंसेप्ट के मिलने से बन रहा है ना। एक तो आपको सी एंड डी लगाना है और दूसरा चीज़ आपको क्या यूज करना है, दूसरा चीज़ ये करना है कि एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यूज करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि एक चाय सेट को ऑन अ सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस एंड लेमन सेट एट 50% गेन। तो लेमन सेट के कॉस्ट प्राइस को हम LS ले लेते हैं और टी सेट को TS। तो लेमन सेट पे अपने को 50% का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। लेमन सेट पे हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है, 15%। चलिए, तो लेमन सेट LS का 15% है ना, ओके। LS का 15% ये गेन है अपने पास, है ना। लॉस किस पर है, टी सेट पे कितना परसेंट, 5%। तो टी सेट का 5%, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है अपने पास, ₹7 के इक्वल है, ₹7 के इक्वल है, ₹7 के इक्वल है, ठीक है। एंड इफ सेट ऑफ द टी सेट 5% गेन, ठीक है। एंड फिर कह रहा है कि अ क्रॉकरी सेलर इफ सेल्स द टी सेट एट 5% गेन, है ना, एंड लेमन सेट एट 10% गेन। लेमन सेट को उसने 10% गेन पे बेचा एंड टी सेट को उसने 5% क्या बेचा, गेन पे बेचा। तो उसे टोटल कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 13 का, ठीक है। दोनों को अपन सॉल्व करते हैं। तो टी सेट 5%, टी सेट 5%, कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा, 25% ऑफ लेमन सेट इज इक्वल टू 20, है ना। परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 लेमन सेट इज इक्वल टू 20। देन लेमन सेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 80। तो लेमन सेट का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 80 रुपीज़, है ना। तो आपको चाहिए क्या, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ टी सेट एंड लेमन सेट। लेमन सेट 80 किधर है, लास्ट में तो दो ऑप्शन में है 80, है ना। तो लेमन सेट की वैल्यू यहाँ 80 रख दो, किधर भी रख दो तो अपने को आ जाएगा ना। तो इधर रख देते हैं अपन। तो लेमन सेट की वैल्यू रख देते हैं 10% ऑफ 80 का बेटा 10% कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। तो 1/20 टी सेट, है ना, इज इक्वल टू 30। इधर रहेगा तो 5, यानी टी सेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 25 × 20 यानी 100। तो टी सेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 एंड लेमन सेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो ये आपका राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कह रहा है कि स्टडी द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट गिवन बिलो, डिसाइड वेदर एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द स्टेटमेंट्स इज रिवर्डेंट एंड या और कैन बी डिस्पेंस्ड विथ टू आंसर इट। इनके स्टेटमेंट को आंसर देने के लिए क्या अपने पास जरूरी है उसको समझिए। कह रहा है इफ 7 इज एडेड टू नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ फ्रैक्शन a अपॉन b विल द न्यू फ्रैक्शन बी लेस देन द ओरिजिनल वन, है ना। अब इस स्टेटमेंट की बात कर रहा है, इफ एज्यूम बोथ a एंड b आर पॉजिटिव। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, इससे अब इसको समझने के लिए इन तीन स्टेटमेंट का अपन यूज करते हैं। कह रहा है कि इफ 7 इज एडेड टू नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ फ्रैक्शन a अपॉन b, ओके, विल द न्यू फ्रैक्शन बी लेस देन द ओरिजिनल वन। आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि 2/3, अगर दोनों में बेटा मैं 1 ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5। 2 ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ऐड कर लो, 2 भी ऐड कर लेते हैं। तो 2 में 2 ऐड करेंगे 4 और 3 में 2 ऐड करेंगे 4। ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 2 10 एंड 3 4 12, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है आपके सामने कि अगर इस फ्रैक्शन में a अपने पास फ्रैक्शन 73 और b इज इक्वल टू कितना है, 103, तो क्या अगर मैं इसमें 7 ऐड करता हूँ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यू अपना फ्रैक्शन बनेगा, क्या इससे वो लेस होगा, नहीं लेस नहीं होगा बेटा, ग्रेटर होगा। कैसे, देखो 73/103 और अगर 7 ऐड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 80/7 ऐड करेंगे तो 110, 0 0 कैंसिल।
आप इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33, 3 आया, 77 प्लस 3 कितना हो गया 80, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एंड 8, ठीक है 824, ये ग्रेटर हो गया क्या? तो पहला स्टेटमेंट को आप समझ लिए क्या कि नॉट लेस देन, ग्रेटर देन है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज लेस देन बी, एवरेज ऑफ ए एंड बी। तो देखो ए प्लस बी का एवरेज अगर निकालते हो आप तो लेस देन बी कह रहा है, तो आप यहाँ से देखो ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी लेस देन 2b, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो यहाँ पर, ए जो है बेटा बी से क्या हो जाएगा 2b माइनस बी छोटा ए, तो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज लेस देन बी। तो इस स्टेटमेंट को देखने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि ए लेस देन बी हो रहा है, और आपके गिवन भी क्या है कि ए लेस देन बी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर अपन सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं क्या? और यहाँ पे कह रहे हैं कि a माइनस 5 इज ग्रेटर देन b माइनस 5, तो a माइनस 5 इज ग्रेटर देन b माइनस 5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो a ग्रेटर देन क्या हो रहा है b। एक स्टेटमेंट में कह रहा है कि लेकिन a की वैल्यू तो 73 एंड b की वैल्यू 103 देखा है, और यहाँ पे कह रहा है कि a ग्रेटर देन b हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, थर्ड वाला तो रॉन्ग हो रहा है। तो या तो स्टेटमेंट फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। आपको सिमिलरिटी यहाँ पे यूज करना है। टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड DBC आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनियस, सेम हाइपोटेनियस यानी कि BC इज द सेम हाइपोटेनियस, ठीक है, ऑन द सेम हाइपोटेनियस ऑफ साइड BC। इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P देन क्या होना चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक 90 डिग्री, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। जब दो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इट मीन्स ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। चलिए अब सिमिलर है तो सिमिलरिटी की कंडीशन यूज कर लेते हैं। इस एंगल के सामने इस वाले ट्रायंगल में कौन सा साइड है, AB, तो इस वाले ट्रायंगल के सामने क्या है बेटा, CD इज इक्वल टू, इसमें 90 के सामने क्या है, PB अपॉन इसमें 90 के सामने क्या है, PC इज इक्वल टू, इसमें डबल एंगल के सामने क्या है, AP अपॉन इसमें डबल एंगल के सामने क्या है अपने पास, DP, ठीक है। अब आइए आप AP अपॉन PC, AP अपॉन PC, जबकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि AP इंटू PC होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। कह रहे AP इंटू DP, AP इंटू DP तो हो नहीं सकता क्योंकि AP अपॉन DP है, तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। AP इंटू PC, देखिए AP इंटू PC इज इक्वल टू क्या, PB इंटू DP है, तो PB या BP इंटू DP, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, तो प्यारे बच्चों, जो अभी जीनियस का एग्जाम हुआ था, 10th क्लास का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें जो मैथ जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझिए कि कैसे क्वेश्चन आए थे और उनका सॉल्यूशन हमें कैसे करना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल वी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सबसे पहले सीरीज का क्वेश्चन हमारे सामने आया है, दी गई श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो इसके लॉजिक को आप पहचानिएगा। क्वेश्चन है 4, 15, 58। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4, 15, 58, 229, क्वेश्चन मार्क 3643। हमें क्या करना है, लॉजिक का पता करना है। देखो लॉजिक का पता हम कैसे करते हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं कि सीरीज इंक्रीज होती चली जा रही है, और जब सीरीज इंक्रीज होती है तो वहाँ मल्टीप्लाई का लॉजिक लगने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो 4 4 जा 16 माइनस 1, 15 4 जा 60 माइनस 2, तो लॉजिक आपके समझ में आ गया होगा। 4 जा माइनस 1, फिर देखो 4 जा माइनस 3, तो यहाँ क्या लॉजिक बनेगा, 4 जा माइनस 4, 4 जा माइनस 4। तो पहले आप क्या करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे। इसको करके बता देता हूँ मैं। देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, 11, 4 2 जा 8, 9, तो 9 16 माइनस 4 करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा, वो आएगा 912। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज क्या है, 125, 206, 305, 422, 557 और क्वेश्चन मार्क। इसमें देखो स्क्वायर मल्टीप्लाई के लॉजिक तो हमें मिल नहीं रहे हैं, तो जब कोई भी लॉजिक हमें मिल नहीं पाता है
तो हम क्या करते हैं, स्टेप मेथड लगाते हैं। स्टेप मेथड बोलो या डिफरेंस मेथड बोलो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करके देखेंगे। तो डिफरेंस मेथड तो कैसे काम करता है, 125 और 206 का डिफरेंस क्या आएगा, देखो 75 और 6 कितना हो गया, 81 का डिफरेंस आ गया। इसमें कितना डिफरेंस आएगा, 206 और 305 में 94 प्लस 5 99 आ जाएगा। इसका डिफरेंस 95 तो वो हो गया और 22 और हो गया, तो कितने का डिफरेंस आएगा, 117। इसका डिफरेंस देखो आप 557 और 422, तो डिफरेंस कितना आएगा 5 3, तो 135। अभी लॉजिक हमारे ध्यान में नहीं आ पा रहा है, तो हम एक बार डिफरेंस और करके देखेंगे। तो मैं एक बार डिफरेंस और कर रहा हूं। देखो 81 99 कितने का डिफरेंस आ गया, 18 का डिफरेंस आ गया। इसमें भी 18 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 18 का। तो अब हमें लॉजिक का पता लग चुका है कि सब में डिफरेंस सेम सेम आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, 18 18 18। तो यहाँ स्वाभाविक है, यहाँ 18 ही आएगा। अब इस 18 का क्या होगा, ये 18 इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 18 इसमें प्लस करेंगे आप, 8 5 13, 3 + 1 4 5, तो ये आ गया 153। 153 क्या होगा, 557 में प्लस हो जाएगा। और जैसे इस पे प्लस करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 12। 9 12 नहीं, इसको प्लस करें आप, इसको प्लस करेंगे 7 9 7 + 3 10, 5 5 11 7, तो 710। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 710 आ जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, 2 बार हमें इस पर डिफरेंस करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें आसानी से लॉजिक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है मिसिंग टर्म इन फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें कैसे हम लॉजिक लगाते हैं। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसका लॉजिक क्या है, देखो यहाँ 15 लेकर के आना है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, इसका लॉजिक पता देखें। फर्स्ट डायग्राम में देखिएगा, फर्स्ट डायग्राम क्या कहता है, इन सबको मल्टीप्लाई करें आप, 4 मतलब 5 4 1 3, और फिर किससे डिवाइड कर दें आप, 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। तो ये कितना आ रहा है बताओ, 5 3 जा 15, क्योंकि हमें बीच वाला टर्म देखने से पता लग रहा है। सेकंड में देखो सेम लॉजिक लगेगा, सेकंड में भी लगा के देखो आप, 4 × 6 × 7 × 3 डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ 4 से 4 कट रहा है, तो 7 3 जा 21 21 6 जा 126। तो सेम ऐसा ही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 × 3 × 4, और डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से 4 तो कट गया, क्या आएगा आंसर, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, तो 30 इज द राइट आंसर। मतलब फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मिसिंग टर्म का ही क्वेश्चन है, इसका लॉजिक आप पहचानिएगा। देखो 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, तो लॉजिक का पता लग गया है कि डिफरेंस कर देंगे मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट डायग्राम में हो रहा है 5 3 जा 15 माइनस 4 2 जा 8, और जब इनका डिफरेंस आप करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। सेम इसमें देखो आप, 9 6 जा 44, 7 3 जा 21, जब आप इनका डिफरेंस करेंगे तो 33 आ रहा है। तो सेम हम ऐसा ही पैटर्न इसमें लगा देंगे, तो 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, और जब इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। तो ऐसा क्वेश्चन हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए, इसका पैटर्न क्या होता है। देखो हम क्या करते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4 5 6, फिर इनका सम कर दो आप, तो 1 2 3 4 5 6 इनका सम करोगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। अब सेकेंड लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ ये बीच में देखो 1 2
3 4 और इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। नीचे देखो आप, ये लाइन 1 2 3 4 इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये तो आप सबको दिख रहे हैं। इसमें भी देखो 1 2 सम करोगे तो 3, इधर भी 1 2 सम करोगे तो 3। तो ये खुली आंखों से तो आपको कितने ट्रायंगल दिख गए, ये तो सबको दिख जाएंगे। कितने हो गए बताओ, 10 + 10 20 41 और 6 ये हो गए, तो कितने हो गए बताओ, 47 तो आप सबको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो नए ट्रायंगल और कौन से बनते हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे। नए ट्रायंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो जो ये ट्रायंगल है तो कोई एक्स्ट्रा बन रहा है, ये कॉमन है जो अभी काउंट नहीं हुआ है क्योंकि ऊपर के हिस्से में भी है नीचे के हिस्से में भी, तो एक ये हो गया। और ये जो कॉमन लाइन आप देख पा रहे हैं, ये एक बड़ा ट्रायंगल इधर से और एक बड़ा ट्रायंगल और इधर से, तो 3 ट्रायंगल है जो एक्स्ट्रा बनते हैं। तो 47 आपको सबको दिखेंगे, ये तो आपको खुली आंखों से दिख जाएंगे। लेकिन 3 ट्रायंगल ऐसे हैं जिनको मन की आंखों से देखना पड़ेगा, और मन की आंखों का मतलब होता है ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल होते हैं, इनको थोड़ा सा सावधानी से देखना होता है। तो 1 2 3 तो 3 और ऐड हो गए, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 50। तो 50 किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन, इसमें भी आपको ट्रायंगल ही फाइंड आउट करने हैं। तो ट्रायंगल में देखो एक पैटर्न होता है, आपने समझा होगा, जब भी ऐसा बेस आता है तो इसमें टोटल ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, जो ये 4 है इसका डबल कर देते हैं, तो इसमें जो ट्रायंगल आते हैं वो 8 आते हैं। अब ऐसी कितनी लेयर बन रही है, देखो पहली लेयर है, इस लेयर में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। एक लेयर इसमें देखो और बन रही है, इसमें भी 8 होंगे, और एक फाइनली एक लेयर और बन रही है 8। तो इसमें 3 लेयर ऐसी सेम बन रही है, तो तीनों का सम कर देंगे, वही टोटल ट्रायंगल होंगे। तो इन तीनों का अगर सम आप करेंगे तो 8 + 8 + 8 कितना आ जाएगा, 24। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये डाइस से पूछा गया क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ डाइसेस इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर व्हेन टॉप इज 5 व्हाट विल बी द बॉटम। मतलब टॉप पर अगर 5 लिखा हुआ है तो उसके बॉटम पर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो इसमें कितने डाइस दिए हुए हैं, 4 डाइस दिए हुए हैं। ज्यादा डाइस दिए हुए हैं तो हम क्या करते हैं, 2 डाइस सेलेक्ट करते हैं जिसमें एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। तो बाकी डाइस हमारे काम के नहीं है, 2 डाइस चेक करो जिसमें एक नंबर कॉमन आ रहा है। तो ये डाइस क्या कहता है, 2 3 4, और ये क्या आ रहा है, 1 3 5। तो हमें तो 2 डाइस से ही हमें तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये दोनों डाइस अभी हमारे कोई काम के नहीं है, क्योंकि हमें तो आंसर निकालना है। हम आंसर उस डाइस से निकाल सकते हैं जिसमें एक नंबर कॉमन हो। बताओ कौन सा नंबर इसमें कॉमन है, ये 3 देखो इसमें कॉमन है। तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 कॉमन नंबर को हम लिखेंगे और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, 3 4 2। सेम ऐसा ही पैटर्न इसमें लगा दो, कॉमन तो 3 है, कॉमन के नीचे 3 आएगा, आगे 3 5 1। अब देखो इसका मतलब ये होता है जो वर्टिकली जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। तो 1 का अपोजिट 2 है, 2 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 4 है। 3 का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर बच गया, कौन सा नंबर रह गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, तो बच गया कौन, 6। हमें पूछा क्या है कि 5 के अपोजिट में बताना है, तो 5 के अपोजिट में क्या आएगा, 4। तो 4 ये रहा, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान है, वर्टिकली नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी एनालॉजी से है। क्या है, देखो सोरो क्राई, मर्थ, हिंदी में लिखा हुआ है दुख, रोना, खुशी। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। कॉमन सेंस कैसे लगाना है कि जब आदमी दुख होता है, जब आदमी दुखी होता है तो रोता है, और जब आदमी खुशी होता है तो क्या करेगा, हंसेगा। मतलब सोरो, सोरो तो क्राई, चिल्लाता है, रोता है। मर्थ, मर्थ का मतलब होता है प्रमोद, खुशी। जब बहुत ज्यादा खुशी होती है उसको प्रमोद बोलते हैं, मर्थ। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन था, हिंदी भी देख लेते आप। दुख से आदमी रोता है और जब खुश होता है तो आदमी हंसता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी अपोजिट से रिलेटेड है, लव हेट। लव का अपोजिट होता है हेट, तो प्राउड का अपोजिट क्या होता है, हम्बल। हम्बल ये अपोजिट है। प्रेम का अपोजिट घृणा होता है, गर्व का अपोजिट होता है हम्बल।
तो ध्यान रखना ये अपोजिट है। अपोजिट अगर आपको पता है तो इसको आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है फाइंड ओड वन आउट, मतलब जो 4 ऑप्शंस है उनमें से एक ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा, उसका आपको पता लगाना है। हिंदी में लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से असमान पद को खोजे। असमान का मतलब जो अलग है, जो डिफरेंट है। इसमें देखो मंथ लिखे हुए हैं, मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर। तो जब भी मंथ आए तो वहां पर 31 डेज का कंसेप्ट लगता है। बताओ मार्च में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? मार्च में क्या कितने दिन होते हैं? मार्च में होते हैं 31, अप्रैल में कितने होते हैं? 30 डेज होते हैं, अगस्त में 31, दिसंबर में भी क्या होते हैं? 31। तो 3 मंथ तो ऐसे हैं जिनमें 31 डेज है और अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो ये अलग हो गया। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी यही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है? देखो ये क्या है, 5 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, कंटिन्यूस स्क्वायर आ रहे हैं। इसमें देखो 12 का स्क्वायर फिर 13 का स्क्वायर, कंटिन्यूस स्क्वायर है। इसमें 10 का स्क्वायर फिर 11 का स्क्वायर, कंटिन्यूस स्क्वायर है। लेकिन इसमें 3 का स्क्वायर तो है, लेकिन बाद में सीधा ही किसका स्क्वायर आ गया? 8 का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करता है और ये इसमें क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अंतिम क्वेश्चन है। In the following question, a mirror is placed on a line AB. Then which of the answer figures is the correct image of the given figure? दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है जब दर्पण को AB की स्थिति में रखा जाए? मतलब इसमें तो सीधा सा इमेज बनाना है आपको। देखो दर्पण कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट होता है, जो पास वाली इमेज होती है वो पास बनती है, दूर वाली दूर बनती है। देखो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता। ये बॉक्स है वो दूर है तो दूर रहेगा। तो दूर किस किस में है? एक तो इसमें है, इन तीनों में दूर है। तो ये तो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया। अब देखो लाइनें क्या होती है, ये जो लाइनें आप ऐसे देख पा रहे हैं, ये ऐसे बनी हुई है, ये लाइनें कैसी हो जाएगी? ये ऐसे हो जाएगी। ये लाइनें देखो ऐसे बनी हुई है, ये लाइनें जब मिरर लगेगा, जब भी ऐसे मिरर लगेगा तो ये ऐसे हो जाएगी। तो देखो लाइनें ये तो इसमें सेम रही, इसमें तो लाइनें सेम दे रखी है, इसमें देखो लाइनें पलट रही है। ये लाइनें पहले ऐसी थी, जब मिरर लगेगा तो ऐसी टिल्ट हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थे रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के सवाल। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, शुक्रिया।